Dear student, I welcome you all in our e-learning lecture series on cellular communication. Today's topic is GSM architecture. जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। हमने देखा कि कैसे हम लिमिटेड बैंडविड्थ का यूज़ करके कैपेसिटी को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसमें हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी रीयूज़ करके और पूरे जोग्राफिकल स्ट्रक्चर को छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड करके हम सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम में कैपेसिटी या चैनल कैपेसिटी या कहें कि नंबर ऑफ़ यूज़र्स को साइमल्टेनियसली नंबर ऑफ़ यूज़र्स को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। पर ऐसा करने के लिए पूरा कॉल को कम इस्टेब्लिश करने के लिए, मैनेज करने के लिए हमें पूरे एक कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है और हमें स्पेसिफाइड टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम समझेंगे जीएसएम आर्किटेक्चर। सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम में डिफरेंट जनरेशन्स आई, 1G, 2G, 3G, 4G और अब रिसेंटली इंट्रोड्यूस हो रही है 5G टेक्नोलॉजी। बेसिक सेलुलर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हम या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हम समझें तो दो तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर या दो तरह की टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है। पहली टेक्नोलॉजी को बोलते हैं हम जीएसएम और दूसरी टेक्नोलॉजी सीडीएमए। जीएसएम और सीडीएमए दोनों सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम में वॉइस कम्युनिकेशन के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी है, जो कि जब 2G कम्युनिकेशन सिस्टम अराउंड 1990 जब आया, 2G कम्युनिकेशन सिस्टम जब डेवलप हुआ था, तब जीएसएम और सीडीएमए दो तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी। इनिशियली जीएसएम 900 बैंड, जीएसएम 1800 बैंड सेलुलर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए प्रोवाइड किए गए थे। 900 बैंड हमने लास्ट टाइम देखा कि 900 बैंड मीन्स कुछ अपलिंक फ्रिक्वेंसी होती है, कुछ डाउनलिंक फ्रिक्वेंसी होती है जो अराउंड 900 मेगाहर्ट्ज़ के अराउंड आती है। लेकिन कुछ समय बाद जीएसएम टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट या उसकी डिमांड और ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, तो जीएसएम 850 बैंड, जीएसएम 1900 बैंड को भी इंक्लूड किया है। आज हम देखते हैं कि 3G, 4G टेक्नोलॉजी और इवन 5G टेक्नोलॉजी में हमारे पास और डिफरेंट बैंड्स अवेलेबल हैं। इसी तरह से सेकंड जनरेशन में ही सीडीएमए, जिसमें एक पॉपुलर हुआ था सीडीएमए 2000, उसमें हम जो बैंड यूज़ करते थे सीडीएमए 850 बैंड। जीएसएम ओपन एंडेड सिस्टम है, जबकि सीडीएमए प्रॉपर्टी यूज़ है, मीन्स इसकी ऑनरशिप है, कंपनी द्वारा ऑनरशिप है, क्वालकॉम कंपनी इसका ऑनरशिप रखती है। जबकि जीएसएम ओपन एंडेड है। ओपन एंडेड मीन्स एक जीएसएम डेवलपमेंट ग्रुप है, वो इसको डेवलप और मेंटेन करता है, बट किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। सीडीएमए और जीएसएम दोनों काफ़ी पॉपुलर हुए, बट कुछ लिमिटेशंस के कारण जीएसएम की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हुई और अराउंड पूरे वर्ल्ड में 95% या उससे ज़्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जीएसएम या उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी का है। सीडीएमए इस लेक्चर में हम कंपैरिजन पे तो नहीं जा रहे हैं, पर हमें इंटरेस्ट हो तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि जीएसएम टेक्नोलॉजी और सीडीएमए टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस है।
CDMA का फुल फॉर्म है कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। और GSM को हम इस लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। तो हमारा फोकस GSM पर रखते हुए हम आगे का लेक्चर हम GSM पे ही कंसंट्रेट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये रहता है कि GSM क्या है। तो बेसिकली GSM एक सेलुलर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो कि जैसा हमने बताया कि सेल्स होते हैं और हम डिफरेंट सेल्स में फ्रीक्वेंसी का रीयूज़ करते हैं। तो इस पूरी टेक्नोलॉजी को मैनेज करने के लिए कुछ एक आर्किटेक्चर चाहिए या कुछ सिस्टम चाहिए। तो GSM मीन्स ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। GSM का फुल फॉर्म है, फिर से सुनिए, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। यह एक जैसा बताया मैंने कि 2G टेक्नोलॉजी है और डिजिटल सेलुलर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। और बताया मैंने इसको कि GSM डेवलपमेंट ग्रुप इसको डेवलप और उसमें एडवांसमेंट लाता है। और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ सेलुलर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो यूज़ की जाती है वो मोस्टली GSM बेस्ड है। GSM में जो मल्टीपल एक्सेस होता है वो TDA में होता है। मल्टीपल एक्सेस क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमने सेल स्ट्रक्चर में देखा कि एक मोबाइल टावर होता है जिसको बेस स्टेशन कहते हैं हम, और उस मोबाइल टावर के सराउंडिंग जो सेल होता है उसमें बहुत सारे मोबाइल होते हैं या मोबाइल स्टेशंस होते हैं। तो मल्टीपल एक्सेस मीन्स एक बेस स्टेशन को किस तरीके से डिफरेंट या मोर देन वन मोबाइल यूज़र उसी बेस स्टेशन को यूज़ करें। उसके लिए मल्टीपल एक्सेस टेक्नोलॉजी 3 बेसिक होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल FDMA, फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। इसमें हर यूज़र को अलग अलग फ्रीक्वेंसी दी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 यूज़र है तो एक यूज़र को F1, दूसरे यूज़र को F2 और तीसरे यूज़र को F3। तो 3 अलग अलग फ्रीक्वेंसी से अगर हम एक ही बेस स्टेशन को एक्सेस करें तो इस तरह की टेक्नोलॉजी को बोलते हैं हम टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, जो कि बहुत लिमिटेड इसमें यूज़र्स को हम, क्योंकि बैंडविड्थ बहुत लिमिटेड है तो यूज़र्स भी बहुत लिमिटेड होंगे। दूसरी टेक्नोलॉजी मल्टीपल एक्सेस की जो कि GSM में यूज़ की जाती है इज़ द TDMA, टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। इसमें हर यूज़र को उस बेस स्टेशन को एक्सेस करने के लिए डिफरेंट टाइम स्लॉट दिए जाते हैं। पहले यूज़र को फॉर एग्ज़ाम्पल T1 टाइम, दूसरे यूज़र को T2 टाइम और तीसरे यूज़र को T3 टाइम। उसके बाद इसी चीज़ को हम रिपीट कर सकते हैं कि पहले यूज़र को T4 टाइम, दूसरे यूज़र को T5 टाइम और तीसरे यूज़र को T6 टाइम। ये इतना फास्ट होता है कि यूज़र को पता नहीं चलता है कि वो बीच में वो ऑफ भी हुआ था और वापस रिकनेक्ट हुआ था। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी को बोलते हैं हम टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, है ना। ये समथिंग लाइक TDM, टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग जो सिस्टम होता है उससे रिलेटेड। तीसरा एक और जो कि CDMA टेक्नोलॉजी में यूज़ किया गया था, मल्टीपल एक्सेस। फुल फॉर्म से ही क्लियर है इसका कि इसमें मल्टीपल एक्सेस का तरीका है कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। इस टेक्नोलॉजी में सभी टाइम पर सभी यूज़र यूज़ कर सकते हैं, सभी अवेलेबल बैंडविड्थ सभी यूज़र यूज़ कर सकते हैं, पर हर यूज़र का डिफरेंट कोडिंग सिस्टम होगा, डिजिटल कोडिंग सिस्टम होगा। एक यूज़र एक वैरायटी का कोड यूज़ करेगा तो दूसरा यूज़र दूसरे वैरायटी का कोड यूज़ करेगा। ओके, फ़िलहाल हमारे ये बियॉन्ड आवर टॉपिक है तो हम उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। बट CDMA और
GSM में बेसिक डिफरेंस की बात करें हम तो CDMA में मल्टीपल एक्सेस का तरीका है CDMA, जबकि GSM में मल्टीपल एक्सेस का तरीका है TDMA। GSM में हमारा इंटरेस्ट क्यों है, तो हम थोड़ा सा कंपेयर मोड में अगर आते हैं, CDMA से कंपेयर में आते हैं, तो GSM में सबसे अच्छा फ़ायदा ये मिलता है कि हमारा मोबाइल इक्विपमेंट बहुत हाईली पोर्टेबल होता है। बेसिक टेक्नोलॉजी से कंपेयर करें तो CDMA में मोबाइल फ़ोन को चेंज करना इतना इजी नहीं होता है, जबकि GSM में मोबाइल फ़ोन सिस्टम इजी होता है। इस वजह से मोबाइल फ़ोन जो है लो कॉस्ट का होता है और बेस स्टेशन भी हमारा लो कॉस्ट का होता है। स्पीच की क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है GSM में। एक और GSM का फ़ायदा कि GSM जो सिस्टम होता है हमारा, वो ट्रूली ग्लोबल है। जैसा मैंने आपको बताया कि पूरे वर्ल्ड में मोर देन 95% इंफ्रास्ट्रक्चर GSM है। तो हमारा GSM फ़ोन इंडिया में या इंडिया से कहीं यूरोप में या दूसरी कंट्रीज़ में हम जाएं तो हमारा फ़ोन एक्टिव रह सकता है। मीन्स हमें इंटरनेशनल रोमिंग मिलने के पूरे चांस मिलते, मीन्स ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में अगर जहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेलुलर कम्युनिकेशन का होगा वहाँ पे पूरी संभावना रहती है कि हमारा फ़ोन एक्टिव रह सकता है। इंटरनेशनल रोमिंग चार्ज लग सकता है बट फ़ोन एक्टिव रह सकता है। इसके अलावा नई नई सर्विसेज में अगर आती है तो हमारा GSM फ़ोन उसमें ज़्यादा कंपैटिबल है कंपेयर टू CDMA। इसके अलावा हमें स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी बहुत अच्छी मिलती है GSM में। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हमारा इंटरेस्ट किस में आता है, GSM में। तो लो कॉस्ट, पोर्टेबिलिटी है ना, और गुड क्वालिटी वॉइस, दिस और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि पूरा ग्लोबल है। नाम से ही क्लियर है, GSM मीन्स ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। तो इस तरह से हमने देखा कि GSM फ़ोन या GSM सेलुलर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। डिफरेंट जनरेशंस सेलुलर टेक्नोलॉजी की आई है ना। अभी हम जानते हैं 3G टेक्नोलॉजी, 4G टेक्नोलॉजी, और अभी जैसे बताया मैंने आपको कि 5G टेक्नोलॉजी का भी इंट्रोडक्शन हो चुका है। तो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, मीन्स बेसिकली उसमें जो नई टेक्नोलॉजी मैं आपको बताऊं कि पुरानी टेक्नोलॉजी और नई टेक्नोलॉजी में, नई जनरेशन में बेसिक डिफरेंस कहाँ पर है, डाटा ट्रांसमिशन रेट का। पर फिलहाल हम क्लास कवर कर रहे हैं वॉइस कम्युनिकेशन का। तो वॉइस कम्युनिकेशन तो किसी भी टेक्नोलॉजी में बेसिकली GSM ही है, पर जो 3G, 4G, 5G है उसमें बेनिफिट्स क्या है, डाटा ट्रांसमिशन के रेट इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, जिससे हमें नए नए फीचर्स हमारे मोबाइल फ़ोन में या या डिफरेंट हाई स्पीड की सर्विसेज हमें मिल रही है। तो बेसिकली हम GSM स्ट्रक्चर की बात करें तो GSM स्ट्रक्चर को हम या इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट जिसको हम MS या मोबाइल स्टेशन कहते हैं, जो कि यूज़र से रिलेटेड होता है, कस्टमर से रिलेटेड होता है। उसके बाद दूसरा पार्ट बेस स्टेशन सब सिस्टम कहलाता है, जिसको हम BSS कहते हैं। तीसरा पार्ट MSS कहलाता है, NSS कहलाता है। NSS मतलब नेटवर्क एंड स्विचिंग सब सिस्टम। इसके अलावा
इन सभी पार्ट्स को ओवरऑल मैनेज करने के लिए एक OSS होता है, ऑपरेशन एंड सपोर्ट सब सिस्टम। किस तरीके से हम इस पिक्चर से हम समझ सकते हैं कि एक GSM आर्किटेक्चर 4 बेसिक पार्ट में डिवाइड होता है। हम एक के बाद एक सभी पार्ट का बेसिक फंक्शनिंग समझेंगे। तो चाहे टेक्नोलॉजी के जनरेशन्स चेंज हो रहे हैं, बट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर या सेलुलर कम्युनिकेशन की बेसिक टेक्नोलॉजी को हम, जो कि GSM टेक्नोलॉजी है, हम उसको 4 सब सिस्टम में डिवाइड कर सकते हैं। पहला सब सिस्टम कहलाता है मोबाइल स्टेशन, दूसरा बेस स्टेशन सब सिस्टम जिसको हम BSS कहते हैं, और तीसरा नेटवर्क एंड स्विचिंग सब सिस्टम जिसको हम NSS कहते हैं, और चौथा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सब सिस्टम या OSS, ऑपरेशनल एंड सपोर्ट सब सिस्टम। एक के बाद एक हम डिटेल हम सभी सब सिस्टम को समझें। तो सबसे सिंपल सब सिस्टम को समझना हमारे लिए इजी है। इजी इस सेंस में है कि हम इस सब सिस्टम को हम हमारी डेली रूटीन में हम इसको यूज़ करते हैं। तो पहला सब सिस्टम इज़ द मोबाइल सब सिस्टम। मोबाइल सब सिस्टम में 2 पार्ट होते हैं। एक तो हमारा मोबाइल फ़ोन और दूसरा मोबाइल फ़ोन में यूज़ होने वाली एक सिम कार्ड। ओके, मोबाइल फ़ोन को हम यहाँ पर कहेंगे मोबाइल इक्विपमेंट ME, जो कि हमारे मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है या कोई भी और मूवेबल डिवाइस भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंटरनेट यूज़ करने के लिए कोई डोंगल। तो मोबाइल फ़ोन में या मोबाइल इक्विपमेंट में बेसिकली हार्डवेयर होता है ना। हार्डवेयर मीन्स उसमें हमारा एक डिस्प्ले होगा उसमें, और दूसरे कम्युनिकेशन के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होंगे, कीबोर्ड होगा वगैरह वगैरह, है ना। कैमरा भी होगा, इवन माइक्रोफोन वगैरह। बट इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि इसमें एक यूनिक हार्डवेयर नंबर होता है जिसको हम IMEI कहते हैं, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। तो हर एक हार्डवेयर का, या कहूँ मैं कि हर एक फ़ोन का एक यूनिक, पूरे वर्ल्ड में एक यूनिक IMEI नंबर होगा, जो कि उसकी हमारे उस इक्विपमेंट की टेक्निकल पहचान है या टेक्निकल आइडेंटिटी है ना। जैसा आप लोगों ने देखा होगा कभी फ़ोन पे कहीं लिखा हुआ, तो एक 15 डिजिट का एक नंबर रहता है जिसको IMEI कोड कहते हैं। इसी कोड के बेसिस पे हम हमारा उस मोबाइल फ़ोन का सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम में कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। आगे डिटेल में देखेंगे कैसे IMEI कोड हमें जो है कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है। इसके अलावा हमारे उसी मोबाइल स्टेशन में, या कहूँ मैं कि मोबाइल इक्विपमेंट में, हम एक छोटी सी सिम यूज़ करते हैं ना। सिम जिसका फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। आप लोग जानते हैं सिम एक नॉर्मल साइज़ की सिम, उसके अलावा उससे थोड़ी छोटी सिम माइक्रो सिम, उससे भी छोटी सिम नैनो सिम। ये साइज़ में है, बाकी इसमें कंप्लीट तीनों सिम एक जैसी ही है। सिम रिलेटेड होता है हमारा मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर से संबंधित, और मोबाइल इक्विपमेंट होता है मोबाइल फ़ोन का, जो किसी कंपनी से रिलेटेड नहीं होता है। CDMA में जब बेसिक CDMA आया था तब उसमें सिम नहीं थी, और ये दोनों मिला के ही एक मोबाइल कंप्लीट इक्विपमेंट कहलाता था। इस कारण से उसकी पोर्टेबिलिटी बहुत पुअर थी, और बेसिकली CDMA सिस्टम के फेल होने का कारण भी एक ये भी है। सिम में भी एक यूनिक
आइडेंटिटी नंबर होता है जिसको बोलते हैं हम IMSI, इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी। इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी, ये भी एक 15 डिजिट के लगभग एक नंबर होता है जो कि पूरी वर्ल्ड में यूनिक होता है। उसमें स्टार्ट के कुछ डिजिट कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट 2 या 3 डिजिट कंपनी जिसका हमने सिम लिया हुआ है उस कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, और लास्ट के जो बचते हैं डिजिट वो हमारे कस्टमर की या यूज़र की आइडेंटिटी है। तो IMSI को भी हम देख सकते हैं कि ये एक 15 या लगभग डिजिट का एक कोड है जो कि यूनिक कोड है, और उसमें कुछ कोड कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया के लिए कुछ कोड है, इसके अलावा फॉर एग्जांपल आइडिया की सिम है तो आइडिया के लिए कुछ कोड होगा, और हम जो आइडिया के यूज़र है तो हमारे लिए भी एक कुछ नंबर होंगे। टोटली जो कम्युनिकेशन होता है वो IMEI नंबर और IMSI नंबर के बेसिस पर होता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जो पहला कंपोनेंट है GSM आर्किटेक्चर का, मोबाइल स्टेशन, उसके 2 पार्ट है, मोबाइल इक्विपमेंट और सिम। इन कंटिन्यूएशन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बेस स्टेशन सब सिस्टम। तो सेलुलर कम्युनिकेशन में हम GSM टेक्नोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं। तो GSM टेक्नोलॉजी में सेकंड पार्ट कहलाता है हमारा बेस स्टेशन सब सिस्टम। बेस स्टेशन सब सिस्टम में भी बेसिकली जो टावर का जो सिस्टम है उसको हम BSS कहते हैं। टावर में हमने पिछली लेक्चर में देखा कि टावर जो है 2 कैटेगरी के टावर होते हैं, एक कहलाता है BTS और एक BSC, है ना। BTS मतलब हर सेल में एक BTS होता है, बेस ट्रांसीवर स्टेशन होता है, और हमारा मोबाइल सिस्टम उस बेस स्टेशन से वायरलेसली कनेक्टेड होता है, और जिसके लिए हमें कुछ फ्रीक्वेंसी एलोकेट की जाती है। अपलिंक और डाउनलिंक करने के लिए एक पेयर एलोकेट किया जाता है। तो बेसिकली हमारा जो कम्युनिकेशन, चाहे हमें कॉल कहीं भी करना हो, हमारा बेसिकली कम्युनिकेशन या जो लिंक बनती है हमारे एरिया में या जो हमारे सेल में एक जो BTS होगा उससे होता है। तो एक सेल में एक BTS होता है, और वही एक्चुअली हम कम्युनिकेशन के काम में, हमारे लिए कम्युनिकेशन के काम में आता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक रीजन में 2, 4, 5, 6 BTS एक स्पेशली डिज़ाइन टावर से कनेक्ट होंगे जिसको बोलते हैं हम BSC। तो यहाँ पे हम देखें, ये बीच में एक टावर है जो कि BTS है, जो कि हमारे सभी मोबाइल इक्विपमेंट को या मोबाइल स्टेशंस को वायरलेसली कनेक्ट कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि कुछ टावर पे बहुत सारे एंटीनाज लगे होते हैं, है ना। सेक्टर एंटीनाज होते हैं, इसके अलावा पैराबोलिक एंटीना भी होते हैं। तो जिस आपको बेस स्टेशन पे आपको बहुत सारे टावर्स अगर नज़र आते हैं तो आप थोड़ा इमेजिन कर सकते हैं कि वो संभावना है कि वो BSC है। BSC क्या होता है? बेसिकली एक BTS होता है, और खुद के सेल के लिए वो BTS होता है, पर आसपास के सेल के लिए वो BSC होता है, जो कि आसपास के BTS को कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने में उनकी पावर लेवल को मॉनिटर करने का, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब हम एक सेल से
दूसरे सेल में जाते हैं तब हैंड ऑफ को मेंटेन करता है। लास्ट क्लास में हमने समझा था हैंड ऑफ कैसे किया जाता है। तो BSC बेस स्टेशन कंट्रोलर हैंड ऑफ को मैनेज करता है विद द हेल्प ऑफ MSC, है ना। BSC अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, BSC हेल्प करता है हैंड ऑफ को। तो BSC प्लस MSC दोनों मिलके हैंड ऑफ को मैनेज करते हैं। BSC सीधे कनेक्ट होता है MSC से। कम्युनिकेशन करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए या तो वायरलेस लिंक भी हो सकती है और वायर्ड लिंक भी होती है। नाउअडेज ऑप्टिकल फाइबर लिंक यूज़ की जाती है BSC को MSC से कनेक्ट करने के लिए। वायरलेस लिंक भी, माइक्रोवेव लिंक भी, पॉइंट टू पॉइंट लिंक भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि बेस स्टेशन सब सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, एक BTS और दूसरा BSC। BTS एक सेल से रिलेटेड होता है और BSC आसपास के सारे BTS को कंट्रोल करता है और खुद की सेल के लिए वो BTS भी होता है। मीन्स दो वैरायटी के काम होते हैं BSC के पास। उसके बाद अब हम आते हैं सबसे मेन पार्ट पे। सेल्यूलर कम्युनिकेशन सिस्टम का कोर स्ट्रक्चर है NSS। अभी तक हम देख चुके हैं MS मोबाइल स्टेशन, उसके बाद BSS जो कि वायरलेस सिस्टम वाला है, और सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम पे आते हैं हम नेटवर्क एंड स्विचिंग सब सिस्टम, जिसको बोलते हैं हम NSS। यह बेसिकली हमारा एक टेलीफोन एक्सचेंज टाइप है, अगर हम उसको स्टार्ट से समझे तो, या बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझे तो टेलीफोन एक्सचेंज में बेसिकली स्विचिंग काम होता है। फॉर एग्जांपल हमने कोई कॉल किया तो हमारा कॉल जो है किस रूट पे डाइवर्ट होना है, या एक मोबाइल स्टेशन से दूसरे मोबाइल स्टेशन तक कॉल कैसे जाता है, तो इसको बोलते हैं हम स्विचिंग। तो इस स्विचिंग को कौन मैनेज करता है? MSC। नाम उसका क्लियर है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि NSS मीन्स नेटवर्क एंड स्विचिंग सब सिस्टम, मीन्स बेसिकली हम बात कर रहे हैं MSC के बारे में। MSC में भी अलग अलग पार्ट होते हैं, VLR, AUC, HLR और EIR। इन सबको डिटेल में समझेंगे, पर ओवरऑल बात करें हम तो MSC मतलब उसका मेन फंक्शन क्या है, हमारे कॉल को स्विचिंग करना। स्विचिंग करना मीन्स हमने जिसको भी कॉल, जिस पार्टी को कॉल किया है, अल्टीमेटली हमारा कॉल उससे कनेक्ट करके एक सर्किट स्विचिंग सिस्टम डेवलप करें। MSC में जो हमारा मोबाइल नंबर होता है, फॉर एग्जांपल मेरा जो भी मोबाइल नंबर है, वो मोबाइल नंबर जो कि बेसिकली स्विचिंग पर्पस के लिए है ना। टेक्नोलॉजी में उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है IMSI का, मीन्स हमारे सिम का। तो IMSI नंबर जो है मैप किया जाता है किससे, हमारा जो कमर्शियल या कहें कि यूज़र फ्रेंडली जो मोबाइल नंबर होता है उससे, है ना। जो भी आइडिया कंपनी 98260 इस टाइप का जो नंबर होता है, उसका लिंक किससे किया जाता है, उसका मैपिंग किससे किया जाता है, IMSI नंबर से। तो ये मैपिंग का काम कहाँ पे किया जाता है? मोबाइल स्विचिंग सेंटर में। इसके अलावा मोबाइल स्विचिंग सेंटर का और भी काम है, हमारे मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड करना। मोबाइल नंबर से मेरा मतलब है IMSI नंबर और IMEI नंबर को रजिस्टर्ड करना, उसको ऑथेंटिकेट करना, हम अभी किस लोकेशन पे हैं, हमारी लोकेशन पता करना, और इसके अलावा हैंड ऑफ, हैंड ओवर वाला काम भी करना, और डिफरेंट कॉल राउटिंग को प्रोवाइड करना। इसके अलावा MSC PSTN सिस्टम, पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क, और दूसरे MSC से भी लिंक या इंटरफेस करवाता है।
तो बेसिकली एमएससी ही सारे हमारे कॉल को या सारे हमारी जीएसएम सेलुलर टेक्नोलॉजी को मैनेज करता है। इसके अलावा हमारा बैलेंस कितना है, हम कॉल करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है, वगैरह वगैरह सारे काम करते हैं। तो इसके भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो एक पार्ट की बात करें तो इसमें 2 वैरायटी के रजिस्टर होते हैं, या एंट्रीज होती है या डाटाबेस होते हैं, है ना। पहले को बोलते हैं हम HLR और दूसरे को बोलते हैं VLR। HLR बेसिकली डाटाबेस है जो कि यूज़र का या सब्सक्राइबर का या मोबाइल फ़ोन जो कस्टमर है उस कस्टमर का कंप्लीट डाटाबेस रखता है। कंप्लीट डाटाबेस मीन्स उसके पास सिम नंबर कौन सा है ना, उसके पास मोबाइल इक्विपमेंट का IMEI नंबर कौन सा है, इन सबको वो स्टोर करता है। इसके अलावा हम चाहे कॉल करें या ना करें, हमारा मोबाइल फ़ोन अपनी लोकेशन कंटिन्यूसली एक पेजिंग या कहूँ कि एक शॉर्ट मैसेज के रूप में हमें कंटिन्यूसली MSC को भेजता रहता है ना, ताकि हमारी लोकेशन MSC को पता हो। तो ये लोकेशन कहाँ पे स्टोर रहती है, होम लोकेशन रजिस्टर में। इसके अलावा हम इसके पहले भी हम किस किस लोकेशन पे गए थे, उन सारी लोकेशन की स्टोरेज इसमें होती है। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि ये हमारी ख़ास तौर पे ये लास्ट पोजीशन स्टोर करके रखता है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे कॉल किया जाएगा तो ये लास्ट लोकेशन जो है की हेल्प से ही हम स्विचिंग कर सकते हैं। एक MSC में एक होम लोकेशन रजिस्टर होता है जिसमें बहुत सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है, पर हमें टेम्परेरी तौर पे या शुरुआती तौर पे हमें सारी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत एक साथ नहीं होती है। इसलिए एक और सिस्टम यूज़ किया जाता है या एक और डाटाबेस यूज़ किया जाता है जिसको बोलते हैं हम VLR, विजिटर लोकेशन रजिस्टर, जो कि एक MSC में 2, 3, 4 या जितने भी VLR हो सकते हैं। ये VLR बेसिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं और उसको जितनी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है वो बाद में वो VLR क्या करता है, HLR से रिसीव कर सकता है। फ़ायदा क्या मिलता है, ऐसा करने पर हम नेटवर्क को एक्सेस को फास्ट तरीके से कर सकते हैं, मीन्स हमारे कॉल को तेज़ी से हम कनेक्ट कर सकते हैं और आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो VLR और HLR ये 2 तरह की एक हम कस्टमर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोरेज वाला सिस्टम है। इसके अलावा MSC में एक सिस्टम और होता है EIR, इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर ना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे मोबाइल स्टेशन में IMEI नंबर होता है, तो ये IMEI नंबर जब भी ये कॉल किया जाता है तब इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर बताता है कि ये IMEI नंबर वैलिड है या नहीं है ना। तो ये बताता है कि इसको कॉल करना अलाउड है या कॉल करना अलाउड नहीं है। मीन्स ये एक तरह से मॉनिटरिंग सिस्टम है जो ऐसा सिस्टम है जो बताता है हमें कि जो इक्विपमेंट यूज़ किए जा रहे हैं, मोबाइल इक्विपमेंट यूज़ किए जा रहे हैं, वह वैलिड मोबाइल इक्विपमेंट है या नहीं है। इसके अलावा एक सिक्योरिटी पर्पस सेटिंग भी होता है जिसको बोलते हैं हम ऑथेंटिकेशन सेंटर। यह सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है ना, ताकि ऑथेंटिक पर्सन ही उस GSM टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर सकता है। इसमें हमारे जो सिम दिया जाता है, हमारे सिम में एक पिन नंबर होता है और यही पिन नंबर
MSC में भी होता है, दोनों पिन नंबर मैच होते हैं तभी वो कॉल करना ऑथेंटिक कहलाता है, या वो जो कॉल किया जा रहा है वो ऑथेंटिक कॉल होता है। अगर पिन नंबर में चेंज होता है तो समझ सकते हैं कि कोई फ्रॉड तरीके से सिस्टम को यूज़ कर रहा है। पिन नंबर चेंज करना अलाउड नहीं होता है। अगर पिन नंबर चेंज होता है तो वो सिम ब्लॉक हो जाती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि MSC या नेटवर्क स्विचिंग सिस्टम में 5 बेसिक पार्ट होते हैं। एक MSC, और MSC के ही सब पार्ट हम कह सकते हैं कि ऑथेंटिकेशन सेंटर, इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेशन रजिस्टर और 2 होम लोकेशन रजिस्टर और विजिटर लोकेशन रजिस्टर होते हैं। जब हम कोई कॉल करने की कोशिश करते हैं तब हमारे मोबाइल स्टेशन से एक पेजिंग मैसेज जाता है। उस पेजिंग मैसेज में हमारा IMSI नंबर और IMEI नंबर होता है, और हमें जिसको कॉल करना है उस कस्टमर का स्विचिंग नंबर भी होता है, या जो मोबाइल फ़ोन नंबर जिसको हम कहते हैं वो होता है। हमारा रिक्वेस्ट जाता है बेस स्टेशन को, बेस स्टेशन से रिक्वेस्ट जाता है BSC से, और BSC से रिक्वेस्ट जाता है MSC। MSC इस रिक्वेस्ट को VLR को सेंड करता है, और VLR जो है होम लोकेशन रजिस्टर से पता लगाता है कि कस्टमर जो है हमारा ऑथेंटिक कस्टमर है या नहीं है ना। इसके अलावा होम लोकेशन रजिस्टर ऑथेंटिकेशन सेंटर से पता लगाता है कि इसको कॉल करना ऑथेंटिक है या नहीं है। सब कुछ ओके है और कॉल करना अलाउड है तो होम लोकेशन रजिस्टर जो है जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए कॉल करने के लिए वह VLR को दे देता है, और VLR उस इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड करता है MSC को, और MSC अब स्विचिंग करता है कि इस कॉल को कहाँ जाना है। इस तरीके से अगर सब कुछ कॉल करना ओके है तो MSC रिवर्स डायरेक्शन में BSC और BTS को कहता है कि ओके कॉल करना अलाउड है, और BTS उस मोमेंट पर हमें अपलिंक और डाउनलिंक की एक पेयर ऑफ फ्रीक्वेंसी अलॉट करता है और हम कॉल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो प्रोसेस तो मैंने लंबी बताई, पर ये प्रोसेस विद इन फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट में हो जाती है। इसके अलावा एक और सब सिस्टम की बात करें हम तो ऑपरेशनल एंड सपोर्ट सब सिस्टम। बेसिकली यह से सब सिस्टम जो है हमारे पूरे ओवरऑल सिस्टम को मैनेज करता है ना। तो इसमें कुछ खास टेक्नोलॉजिकल बात नहीं है, हमारे पूरे सिस्टम को, हमारा GSM नेटवर्क को कंट्रोल और मॉनिटर करता है या मैनेज करता है। साथ ही उसको एडमिनिस्ट्रेशन करता है कि किसको सब्सक्रिप्शन देना है, क्या कॉल रेट रखना है, चार्जेस क्या रखना है, ख़ास तौर पे सिक्योरिटी मैनेजमेंट को भी देखता है। इसके अलावा नेटवर्क की फंक्शनिंग देखता है, मेंटेनेंस वाले टास्क को भी देखता है। तो ये कुछ टास्क है जो ऑपरेशन एंड सपोर्ट सब सिस्टम परफॉर्म करता है, जो कि बेसिकली देखा जाए तो ओवरऑल हमारे GSM सिस्टम को मॉनिटर और मेंटेनेंस करता है। तो डियर फ्रेंड्स,
इस तरीके से हमने देखा कि जीएसएम आर्किटेक्चर चार सब सिस्टम मिलके बना होता है। एक हमारा मोबाइल सब सिस्टम जो कि बेसिकली कम्युनिकेशन डिवाइस है। हमारा सिग्नल जाता है बीटीएस से, बीटीएस से सिग्नल जाता है बीएससी से, और बीएससी से सिग्नल जाता है एमएससी से। एमएससी एचएलआर, वीएलआर, ईआईआर और ऑथेंटिकेशन सेंटर की हेल्प से हमारे कॉल को स्विच करता है। स्विच करने में या तो सेम नेटवर्क में जा सकता है वापस। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आइडिया का यूज़र हूँ और मुझे कॉल भी किसी आइडिया के यूज़र को करना है, तो इसी सिस्टम में वापस किसी दूसरे बीटीएस पे या सेम बीटीएस पे कॉल जो है स्विच होता है। और अगर किसी दूसरी कंपनी के मोबाइल फ़ोन पे है तो फॉर एग्ज़ाम्पल आइडिया से हम एयरटेल में कॉल करना चाहेंगे तो एमएससी हमारे कॉल को डाइवर्ट या स्विच करता है दूसरे एमएससी पे। हम लैंडलाइन पे कॉल कर सकते हैं और साथ ही हम इंटरनेशनल कॉल भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम बेसिकली मैंने आपको बताया कि चार सब सिस्टम होते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट सब सिस्टम होता है एनएसएस, जिसके बारे में डिटेल्स बताया मैंने आपको। किसी एक मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के पास एक एमएससी हो सकता है और एक एमएससी से ज़्यादा भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि उसके कस्टमर बेस कितना है। साथ ही मैंने आपको यहाँ बताया कि किस तरीके से हमारा एमएससी के डिफरेंट फंक्शनिंग एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। आज की क्लास की बेसिस पर आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना है। छोटे छोटे क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको आज ही मुझे व्हाट्सएप करना है। एक पेज में क्वेश्चन आंसर देना है और आपका असाइनमेंट, आप जो असाइनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके असाइनमेंट की बेसिस पर आपकी अटेंडेंस मार्क होगी। आपको 24 घंटे के अंदर इनके आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 नोट कीजिए। राइट फुल फॉर्म ऑफ एमएससी, HLR and VLR. Write full form of MSC, HLR and VLR. Question number 2. What is most important work of MSC? What is most important work of MSC? Question number 3. Why mobile equipment has unique IMEI number? Why mobile equipment has unique IMEI number? आपको इन तीनों क्वेश्चन का आंसर एक पेज में अपनी खुद की हैंड राइटिंग में लिख के मुझे आज ही व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू।